हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के साइंस की क्लास में सभी 9th क्लास के बच्चों का स्वागत है। आज जो साइंस का नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज ग्रेविटेशन। ओके, नए चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। अब देखिए, ग्रेविटेशन चैप्टर में हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो चीज देखने वाले, फ्री फॉल क्या होता है वो देखने वाले। ओके, तो वेट और मास में क्या रिलेशनशिप है, ये सब चीज हम इस चैप्टर में देखने वाले। ओके, तो स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस है उसमें से ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट इज कॉल्ड एज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद में रखना है या तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हमें ये पता है कि अर्थ और मून जो है, मून जो एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ का सिंगल सैटेलाइट है। ओके, इट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सरफेस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मून क्या कर रहा है, अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। भाई क्यों रिवॉल्व कर रहा है? ओके, थोड़ा दूर क्यों नहीं चले जाता, या तो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर क्यों नहीं चले जाता है? तो उसको एक फोर्स बाइंड करके है, दैट फोर्स इज द फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, और इसी फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, तो एक पर्टिकुलर फोर्स जो दूसरे ऑब्जेक्ट को बाइंड करके रखा गया है, दैट इज, यहाँ मून और अर्थ की बात ली है हमने। तो मून जो अराउंड द अर्थ सरफेस रिवॉल्व कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ से। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सन है, सन के अराउंड में डिफरेंट प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सन का भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट जो है एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम सन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ सन। तो इस तरीके से यूनिवर्स में अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट है, और वो पर्टिकुलर एक अराउंड द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम, वो उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। लेकिन हमारा जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपांड होते जा रहा है, तो ये चीज हम जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने बताई हूँ आपको। अब आते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स में एक लॉ हमने देखा है चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब उसका मीनिंग समझ लेते हैं, क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए, ये जो लॉ है थ्रू आउट द यूनिवर्स अप्लीकेबल है। ओके, क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? देखिए, यूनिवर्स में तो ह्यूज नंबर ऑफ, जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने ऑब्जेक्ट है जिसमें स्टार, प्लैनेट, मीटेरॉइड्स, बहुत सारी चीज है। ओके, कॉमेट्स भी है उसमें, उसके बाद सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट मतलब जो प्लैनेट के अराउंड जो स्मॉल बॉडीज रिवॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल सैटेलाइट। हर एक प्लैनेट, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। अब इसमें देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोला गया है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ओके, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट, जैसे पहला ऑब्जेक्ट, अगर मान लेते दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ए और बी की बात करते हैं, जैसी एग्जाम्पल लिए हमने, दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, ये ऑब्जेक्ट इससे अट्रैक्ट करेगा, लेकिन डिफरेंस कायम है। डिफरेंस है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ जो यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वैरी करता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज मोर एज कंपेयर टू, हम मून बोल सकते हैं। ओके, तो ये चीज हम डिटेल में आगे लेने वाले, किस तरीके से अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून से ज्यादा रहता है। ओके, 6 टाइम्स ग्रेटर रहता है, ये बोल सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। कि हेडिंग देख चुका मैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट इज एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स
every object in the universe attract every other object. ओके, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, ध्यान में रखिएगा. विथ सम फोर्स, अब जो भी अट्रैक्शन रहेगा तो वो कुछ फोर्स तो उसके ऊपर एक्ट होगा. विथ सम फोर्स, ओके, कुछ फोर्स से वो अट्रैक्ट, जैसे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स रहेगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा. ओके, विथ सम फोर्स, दिस फोर्स is directly proportional to product of their masses, and inversely proportional to square of the distance between them. तो ये हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक स्टेटमेंट लिख लिया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट है उसका. तो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, ओके, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है विथ सम फोर्स, और वो जो फोर्स है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके कि मान लेते दो बॉडीज है यूनिवर्स में. फर्स्ट वन इज सपोज ऑब्जेक्ट, दो बॉडी बोलो ऑब्जेक्ट बोले की बात है. ओके, ऑब्जेक्ट ए है एंड दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, दिस इज बी. ऑब्जेक्ट ए एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट बी. ओके, अब ये ऑब्जेक्ट स्फेरिकल शेप में बन रही है तो ये सेंटर रहेगा उसका. अब देखिए ये एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस के दूरी बना के है. ओके, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दोनों ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर काउंट किया जाएगा. ध्यान में रखिएगा, फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन देम इज सपोज डी से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया जाएगा. अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट ए जो है ऑब्जेक्ट बी को अट्रैक्ट करेगा विथ सम फोर्स. एट द सेम टाइम बी ऑब्जेक्ट भी जो है ए को अट्रैक्ट करेगा कुछ फोर्स से. ओके, अब ये लॉ के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ओके, तो ये फोर्स जो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसे दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. तो इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट मिलेगा, द फोर्स, ओके, एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द अनदर वन. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं हम, लेकिन सिंपल वर्ड फोर्स यूज करेंगे हम. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m1 है और ऑब्जेक्ट बी जो है उसका मास m2 है. तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो दोनों के मासेस का प्रोडक्ट जो रहेगा, ओके, फोर्स क्या रहेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. अब उसके बाद आता है कि इसी में कंटिन्यूएशन में बोला है कि सेम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, मतलब F is inversely proportional to the square of the distance between these two objects. So we write here F is inversely proportional to D square. Okay, तो ये हो गया दो मैथमेटिकल फॉर्म प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में. अब देखिए फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी कैन कंबाइन दिस टू इक्वेशन बोल सकते हैं हम इसे. तो फोर्स क्या करेगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1, इस दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. हमने यहाँ एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया. अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है, अगर उसे इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करना है हमें, तो कुछ कांस्टेंट इसमें ऐड करना पड़ता है. ओके, जैसे कि मैथ्स में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन. उसमें तो जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव हो जाता है तो हाँ इक्वल टू साइन आ जाता है, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट उसमें ऐड किया जाएगा और बाकी टर्म एज इट इज रहेंगे m1 m2 अपॉन d स्क्वायर.
ओके। दिस जो ये जो कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड दिस जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये वैल्यू ऑफ ये जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जी फॉर व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे नाम दिया गया है यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ध्यान में रखिएगा, कैपिटल जी रिप्रेजेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे कि ये एक कांस्टेंट है तो इसकी एक वैल्यू रहती है, इट इज आल्सो फिक्स्ड। तो वैल्यू ऑफ जी इज ऑलवेज टेकन एज 6.673 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, पर केजी स्क्वायर। ये उसका यूनिट है, ध्यान में रखिएगा। वैल्यू ऑफ जी ये फिक्स रहती है थ्रू आउट द यूनिवर्स, ओके। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इट इज द मैथमेटिकल ऑफ फॉर्म फॉर द फोर्स, ओके, विच इज एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर वन इन द यूनिवर्स, ओके। इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके, अब इसका मतलब हमारा डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस हमें नजर आते ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे अर्थ की बात कर ले, मून की बात कर ले, तो देखिए हम जो अर्थ सरफेस के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं, ओके, हम क्या करते हैं, जैसे मूवमेंट, या तो हम सरफेस के ऊपर बाइंड होके रहते हैं, मतलब हम स्पेस में जंप नहीं कर सकते, जंप मतलब मूव नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली। तो ये कुछ फोर्स हमें जो बाइंड करके रख रहा है विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, दैट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जिसके वजह से हम इस अर्थ सरफेस के बाइंडिंग में है, ओके। हम ही नहीं, कुछ जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर है, ओके, दे आर ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो बाइंडिंग खत्म हो जाएंगी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सरफेस, और हम जो है आसमान में सीधा इन द यूनिवर्स चले जाएंगे, स्पेस में चले जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स रिमूव हो जाता है या तो खत्म हो जाता है अर्थ सरफेस का, तो ध्यान में रखिए हम सीधा स्पेस में चले जाएंगे, ओके, क्योंकि कोई फोर्स हमें बाइंड करके रखने वाला नहीं रहेगा, ओके। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इससे आप समझ सकते हैं। दूसरा है कि इसमें सन भी एक रोल प्ले कर रहा है, जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ जो प्लैनेट्स है, ओके, उसे बाइंड करके रख रहा है। ऑल दिस प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब देखिए, जैसे कि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वैसे मून के पास भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट स्मॉलर देन अर्थ बोल सकते हैं, ओके। तो इस मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का भी अर्थ के ऊपर कुछ इम्पैक्ट होता है, ध्यान में रखिए। जैसे अर्थ का जो नियरली मोर देन 70% जो एरिया है वाटर से ऑक्युपाइड है, तो जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जैसे मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अर्थ सरफेस के ऊपर किस तरीके से एक्ट करता है। देखिए, तो हमने टाइड्स देखे होंगे सी में, ओशन में टाइड जो फॉर्म होते हैं, इट इज जस्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ओके। तो ये भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इम्पैक्ट हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर होता है। तो इन शॉर्ट ये सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स एंड जो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसका स्टेटमेंट, और साथ में उसका मैथमेटिकल फॉर्म एंड वैल्यू ऑफ जी, ये सारा चीज मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय।